देखो, सिस्टम बदल गया है। ये सब तुम्हारा कमाल है। सुस्ती और चहन। आधारपुर शहर का सुबह का वक्त था। आसमान हल्का नीला, हवा में हल्की ठंडक, सड़कें अभी अभी जाग रही थी। लेकिन दीपक टेक्नोलॉजी टावर के 34वें फ्लोर पर एक कमरा ऐसा था जहां सुबह जैसी कोई चीज मौजूद ही नहीं थी। वहां सिर्फ तनाव था, और उस तनाव के ठीक सामने बैठा था सूर्यांश देशमुख। कमरे की सफेद दीवारें, कांच का दरवाजा और टेबल पर रखी फाइलें सब मिलकर ऐसा एहसास दे रही थीं जैसे किसी ने अस्पताल की ऑक्सीजन वाली सफेदी को मीटिंग रूम में बंद कर दिया हो। और उसी सफेदी के बीच एचआर निदेशक गिरीश भोंसले की आवाज धीमे धीमे पर कटार जैसी चुभती जा रही थी। पहली बात, आपके वर्षों के योगदान का धन्यवाद। ये लाइन जितनी मीठी लगती है उतनी ही कड़वी भी होती है, क्योंकि भाई जब कंपनी आपके योगदान की याद दिलाए तो समझ जाओ कि अगली लाइन आपको बाहर छोड़ने वाली है। फिर गिरीश बोले, दूसरी बात, कंपनी को कठिनाई है, इसलिए कर्मचारियों का अनुकूलन हो रहा है। अनुकूलन, क्या शब्द चुना है। ऐसा लगता है जैसे किसी बगीचे में से मुरझाए पत्ते साफ किए जा रहे हों। लेकिन यहां पत्ता एक इंसान था, एक ऐसा इंसान जिसने दिन रात अपनी जिंदगी खपा दी थी। फिर तीसरी लाइन और अंतिम बात, बधाई हो, आपका भविष्य उज्जवल है। भाई, ये सबसे भारी लाइन होती है, क्योंकि जिसे निकाला जा रहा है उसे उसके उज्जवल भविष्य पर ही भरोसा नहीं रहता। सूर्यांश गिरीश की आंखों में देख रहा था। 1 दशक की दोस्ती, 1 दशक का साथ, 1 दशक की मेहनत, और आज वही व्यक्ति उसे कंपनी से बाहर भेजने के लिए बैठा था। कल दोनों ने साथ गाना गाया था, कल और उजला होगा, और आज वही कल इतना अंधेरा हो गया कि उजाले वाले शब्द व्यंग जैसे लगने लगे। सूर्यांश सोच रहा था, मेरे जैसे आदमी को निकाले बिना और किसे निकालोगे? वो 22 साल की ऊर्जा से भरे तूफानों को? वो तो ऑफिस को मंदिर समझकर पूजा करते हैं, घर का रास्ता भूल चुके हैं। उम्र एक अजीब चीज है। 30 के बाद शरीर कहता है, बस कर भाई, अब नहीं दौड़ सकता। लेकिन कंपनी कहती है, दौड़ो, तेज दौड़ो, और अगर नहीं दौड़ सकते तो बाहर का रास्ता उधर है। लेकिन असली मुश्किल तो उसकी नौकरी नहीं थी, मुश्किल थी उसकी पत्नी सुदीप्ति। अब सुदीप्ति को समझना आसान था। एक समय कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की, जिसके पीछे पूरी भीड़ घूमती थी, और सूर्यांश बस भीड़ में खड़ा एक साधारण चेहरा। लेकिन फिर नौकरी लगी, अच्छी कंपनी, शुरुआत में शानदार वेतन, प्रमोशन की उम्मीदें, बड़ी बड़ी बातें, और सुदीप्ति ने उसे चुना। सूर्यांश को लगा कि उसकी सच्चाई जीत गई, लेकिन सच्चाई धीरे धीरे सामने आई। सुदीप्ति ने उसे इसलिए चुना था क्योंकि उसका करियर ऊपर जा रहा था। उसे प्यार नहीं, उसके करियर से मिलने वाले भविष्य पर भरोसा था। शादी के बाद शुरुआत के कुछ साल अच्छे गए। दोनों के बीच रोमांस, घूमना फिरना, लंबे ड्राइव, देर रात की बातें। लेकिन प्रमोशन रुकने के साथ ही उनका रिश्ता भी रुक गया। घर में झगड़े शुरू हुए, छोटी छोटी बातों पर मनमुटाव। सूर्यांश बच्चा चाहता था, सुदीप्ति कहती थी, अभी नहीं, करियर को आगे ले जाओ। सूर्यांश ने करियर के नाम पर अपनी नींद, अपनी सेहत, अपना समय सब कुछ कुर्बान कर दिया। 007 जैसी नौकरी, घर सिर्फ सोने की जगह, ऑफिस उसका असली घर। लेकिन चाहे जितना दौड़ो, हर दौड़ का एक अंत होता है, और उसकी दौड़ बस यहीं खत्म हो गई। अब गिरीश उसे समझा रहा था, सूर्यांश, वर्षों बाद जब पीछे देखोगे तो आज का दिन तुम्हें मजबूत बनाएगा। भाई, ये सलाहें किताबों में अच्छी लगती हैं, जिंदगी में नहीं। सूर्यांश सोच रहा था, पीछे देखकर क्या मिलेगा? मेरी हार, मेरा संघर्ष, मेरी टूट चुकी उम्मीदें। फिर उसने दस्तखत किए, और जैसे ही बाहर निकला, उसके कंधे ऐसे झुक गए जैसे किसी ने उन पर पूरे जीवन की थकान रख दी हो। हवा चल रही थी, लोग भाग रहे थे, शहर शोर कर रहा था, और सूर्यांश इस भीड़ में अकेला खड़ा था। उसे नहीं पता था कहां जाए। घर, वहां अब प्यार की जगह सिर्फ खामोशी थी। वो बस चलता गया, और चलते चलते पहुंच गया आकाश कला केंद्र, जहां एक बड़ा कॉमिक उत्सव लगा था। रंग, रोशनी, खुशियां, कॉस्प्ले, नायक, पौराणिक किरदार, और इन सब के बीच खड़ा सूर्यांश, जिसकी आंखों में थकान का समंदर था। यही कहानी मोड़ लेती है। मंच पर एक लड़की
भारतीय पौराणिक योद्धा त्रिलोकेश्वर तेजा का रूप लिए हुए तेज आवाज में चिल्लाई, क्या आप प्रकाश में विश्वास करते हैं? सूर्यांश ने ऊपर देखा। मुकुट की रत्नाकृति चमकी, एक तेज किरण सीधी उसकी आंखों में घुस गई। एक झपकी और उसकी दृष्टि में काला बिंदु तैरने लगा, पहले छोटा फिर थोड़ा बड़ा। उसने सोचा, उम्र हो गई, शायद आंख का रोग है, अस्पताल जाना पड़ेगा। लेकिन तभी पीछे से वही लड़की दौड़ती आई। अंकल, खेल का हिस्सा है, जवाब दीजिए, क्या आप प्रकाश में विश्वास करते हैं? सूर्यांश के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, शायद बहुत दिनों बाद पहली बार। हाँ, मैं प्रकाश में विश्वास करता हूं। बस इतना कहना था। उसी क्षण उसकी आंखों के सामने एक रहस्यमय पैनल खुल गया। पृथ्वी ओएल, नाम सूर्यांश देशमुख, स्तर 0/10, आघात मूल्य 0, भुगतान मूल्य 0, नियम खिलाड़ी स्वयं खोजेगा। सूर्यांश स्तब्ध, सीधा खड़ा, दुनिया गायब, सिर्फ पैनल सामने। और तभी बगल से किसी ने ताना मारा, इस उम्र में भी ऐसी बचकानी बातों पर यकीन करता है। और पैनल चमका, आपका उपहास हुआ, आघात मूल्य +10। तुरंत आंकड़े बदले, आघात मूल्य 10, भुगतान मूल्य 1,00,000 रुपए। सूर्यांश का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या यह सच है? क्या यह कोई भ्रम है? क्या जिंदगी उसे दूसरा मौका दे रही है? उसने स्तर बढ़ाने वाला बटन दबाया। अगली ही सांस में उसके शरीर में गर्म ऊर्जा दौड़ गई। उसका भारी पेट मिट गया, कमर पतली, शरीर हल्का, आंखें तेज। वो चौंक गया और फिर मुस्कुराया। बहुत दिनों बाद सचमुच मुस्कुराया। लड़की ने उसे एक चमकदार प्रकाश दंड सौंपा। धन्यवाद अंकल, प्रकाश में विश्वास रखिए। लड़की चली गई और सूर्यांश वहीं खड़ा रहा, हवा में, भीड़ में, शोर में। लेकिन पहली बार उसकी आत्मा में एक शांत उजाला था। उसके सामने पैनल फिर उभरा और उसे महसूस हुआ, उसके अंदर का जो पुराना बंद दरवाजा वर्षों से जंग खा रहा था, आज वो पहली बार खुला है। चैप्टर 2, पृथ्वी ओएल का आधिकारिक आरंभ। सूर्य ढलने की कच्ची रोशनी आधारपुर की सड़कों पर फैल रही थी। ठंडी हवा बह रही थी, लेकिन सूर्यांश देशमुख के भीतर जो कुछ हो रहा था वो उससे कहीं अधिक गहरा, कहीं अधिक तूफानी था। अभी कुछ देर पहले ही उसने महसूस किया था कि उसके भीतर कोई पुराना जंग लगा हुआ ताला टूट चुका है। वो ताला जो उसके जीवन के पहले हिस्से को जकड़े रहा, और अब जब वो ताला टूटा, सूर्यांश ने पहली बार अपने जीवन को सच में देखना शुरू किया। उसने मन ही मन कहा, ये जो जिंदगी मैंने जिया, ये मेरी थी ही कब? बचपन में वो पढ़ता था क्योंकि माता पिता के सपने उसके माथे पर चिपका दिए गए थे। हर परीक्षा, हर अंक, हर रिपोर्ट कार्ड, सब दूसरों की उम्मीदों के गले में डाले गए सोने के हार जैसे थे। पर उन हारों का वजन वो उठाता था। कभी नदी पर मछली पकड़ने नहीं गया, कभी पहाड़ी पर पक्षियों के घोंसले देखने नहीं चढ़ा। दोस्तों ने बुलाया था, दिल ने चाहा भी था, पर वो नहीं गया क्योंकि अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते। फिर युवावस्था आई, डिग्री मिली, नौकरी लगी और वो दौड़ पड़ा। इस बार अपने लिए नहीं, पत्नी सुदीप्ति के सपनों के पीछे। वो 996 वाली जिंदगी नहीं चाहता था, लेकिन वो जीता रहा। वो अपने दोस्त समूह के साथ भारत भर की यात्राओं पर जाना चाहता था। वो सुबह सुबह नदी किनारे बैठकर मछली पकड़ते बूढ़े मछुआरों को देखना चाहता था, लेकिन वो नहीं गया। क्या इच्छा नहीं थी या समय नहीं था? असल में वो जा ही नहीं सकता था। जिम्मेदारियां उसके पैरों की बेड़ियों की तरह थीं, हर कदम भारी, हर सांस बोझिल। सपने थे, पर सपनों तक पहुंचने की हिम्मत नहीं थी। और अब जब नौकरी छिन गई और पृथ्वी ओएल उसकी आंखों में चमक उठा, उसे पहली बार लगा, अब मैं दूसरे हिस्से की जिंदगी सिर्फ अपने लिए जीऊंगा। उसके भीतर गूंजा, काम जाए भाड़ में, रिश्तों का बोझ जाए भाड़ में, जिम्मेदारियों का पहाड़ जाए भाड़ में। अब मैं किसी का सेवक नहीं, अब मैं सिर्फ खुद के लिए जीऊंगा। उसने कुछ देर और कॉमिक उत्सव में घूम घूम कर पैनल की सारी सुविधाएं समझ ली। बस मन में सोचो, प्रकाश में विश्वास, और पैनल खुल जाता। ये विचार हटाओ और पैनल गायब। सूर्यांश ने अपने प्रकाश दंड को टोपी में लगाया और एक साझा साइकिल खोलकर घर की ओर चल पड़ा। आमतौर पर कंपनी से घर तक का ये छोटा रास्ता उसे हाँफाकर मार देता था, लेकिन आज भाई, आज तो जैसे उसके अंदर 20 साल पुरानी बैटरी फिट हो गई थी। पैरों में असीम ऊर्जा, दिल में जोश, सांसें हल्की।
हवा को चीरता हुआ जैसे कोई नायक चक्रवात से गुजर रहा हो। सूर्यांश ने मन ही मन सोचा, अगर मैं खाना डिलीवर करने लगूं तो क्या 20,000 वाली महंगी किश्त इतनी भारी लगेगी? उसके दिमाग में वायरल खबर उछली। एक डिलीवरी लड़के ने 3 साल में लाखों जमा कर लिए थे। सूर्यांश हंस पड़ा। मेहनतकश लोग ही असली बादशाह होते हैं, बस मेहनत का फल सही दिशा में मिलना चाहिए। करीब 1 घंटे बाद वो पहुंचा कौस्तुभ विहार कॉलोनी, जहां उसका फ्लैट था। फिंगरप्रिंट लगाया, दरवाजा खुला। अंदर उसकी पत्नी सुदीप्ति योग कर रही थी। उसकी चमकदार त्वचा, पतली कमर और सुडौल शरीर अब भी वैसे ही था, क्योंकि बच्चे नहीं हुए थे और योग उसका जुनून था। तंग कपड़ों में चमकती हुई आकृति, लंबी गर्दन पर बहता पसीना। एक पल को सूर्यांश की नजर थम गई। वो झट से नीचे झुक गया। उसका शरीर जवान हुआ था और उसके साथ उसकी इच्छाएं भी। लेकिन सुदीप्ति के चेहरे पर हल्की भी क्यूरियोसिटी नहीं, लगभग ऐसे जैसे घर में कोई अजनबी घुसाया हो। नजर बस एक बार उठी और फिर योग पर लौट गई। सूर्यांश इसके आदी हो चुका था। उसकी जिंदगी में अब बातें नहीं, सिर्फ खामोशियां बची थीं। एयर कंडीशनर की ठंडी हवा कमरे में बह रही थी। उसने कोट उतारा, प्रकाश दंड टोपी से निकालकर हाथ में लिया और अपने कमरे की ओर चला गया, क्योंकि कई महीने से वे अलग अलग कमरों में सो रहे थे। तभी पीछे से आवाज आई, इतनी जल्दी क्यों आ गए? ऑफिस बंद हो गया क्या? सूर्यांश ने दरवाजे पर रुककर शांत स्वर में कहा, मैंने नौकरी छोड़ दी। एक पल की खामोशी, फिर एक ठंडी तीर जैसी आवाज, मुझे पता था सूर्यांश, मेरा ही दोष था जो मैंने तुम जैसे निकम्मे को चुना। वो आगे बोली, मैं समझी थी तुम मेरे लिए 7 रंगों वाले बादल पर बैठकर आए महान नायक होगे, लेकिन तुम तो बस एक साधारण आदमी निकले जो काले स्कूटर पर चढ़कर आया था। हर शब्द उसके दिल में चुभ गया, लेकिन सूर्यांश चुप रहा। वर्षों से उसने सुदीप्ति के लिए सब किया था। महंगे मेकअप किट, 10-10 हजार की जैकेटें, लाखों के हैंडबैग, हर यात्रा का खर्च, हर छोटी बड़ी इच्छा वो पूरा करता रहा। और जब वो बाहर घूमने जाती थी, समय ना होते हुए भी वो उसका पूरा कार्यक्रम बनाता, पैसे देता और हवाई अड्डे तक छोड़ कर आता। वो सोचता था, मैं अच्छा पति हूं। पर इंसान का दिल तब बदलता है जब उसकी चाहतें बढ़ती हैं और सामने वाला उन्हें पूरा न कर पाए। सुदीप्ति का स्वभाव बदल गया था और अब तो उनके बीच कुछ बचा नहीं था। कुछ देर बाद उसने योग मैट समेटी, कमरे में जाकर फर वाला कोट पहना और नया महंगा बैग उठाया। वो बाहर आई और बोली, चलो आज ही तलाक की प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं। अब इसमें और समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं। कागज वे पहले ही साइन कर चुके थे, आज बस मोहर लगनी थी। सूर्यांश नीचे गया और अपना पुराना स्कूटर निकाला। उसने कहा, आओ बैठो, ठंडी हवा लगेगी, सहना पड़ेगा। सुदीप्ति नसकी और देखा तक नहीं, दूर कहीं सड़क पर नजर टिकाए खड़ी रही। तभी एक चमकदार लाल कार, लाल शिवशक्ति एसयूवी तेज हॉर्न बजाते हुए सामने आकर रुकी। दरवाजा खुला, अंदर बैठा था विक्रम जडेजा। तेल लगे पीछे कंघी किए बाल, चश्मा, शान, दिखावा, वैसा ही जैसे कॉलेज में था। वही विक्रम जो सुदीप्ति को पाने के लिए कॉलेज में उसके पीछे घूमता था। लोग उसे उसके चालाक स्वभाव के कारण गोघा कछुआ कहते थे। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रिय, इंतजार कराया क्या? बैठो। सुदीप्ति बड़ी सहजता से कार में बैठ गई। वो खिड़की से झुककर बोली, जल्दी चलो सूर्यांश, मुझे कचहरी में इंतजार मत कराना। कार आगे बढ़ी, फिर एकदम रुककर वापस आई। विक्रम ने चश्मा उतारकर सूर्यांश की ओर तिरछी मुस्कान फेंकी। पहचाना मुझे, पुराने सहपाठी? सूर्यांश ने उसकी तरफ देखा और पूरी शांति से कहा, हाँ, गोघा कछुआ तो ही है। उस पल विक्रम का चेहरा कस गया, लेकिन उसने फिर बनावटी हंसी लगाकर कहा, चिंता मत कर, मैं तुम्हारी पत्नी का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। सूर्यांश ने मुस्कुराकर धीरे से बीच की उंगली दिखाई और अपने स्कूटर पर चढ़कर आगे बढ़ गया। विक्रम पीछे से चिल्लाया, नौकरी भी गई फिर भी अकड़। उसकी आवाज कार में गूंजने लगी। सुदीप्ति ने उसे घूरते हुए कहा, इतने बड़े आदमी हो और उसके बराबर खड़े हो रहे हो? चलो, वरना कचहरी बंद हो जाएगी और मुझे उसे कल भी झेलना पड़ेगा। विक्रम एक पल में आज्ञाकारी पालतू जैसा बन गया। हाँ, जैसा तुम कहो। और कार तेजी से कचहरी की ओर निकल गई। लेकिन उन्हें क्या पता था, सूर्यांश जो चुपचाप स्कूटर पर आगे बढ़ रहा था, वो अकेला नहीं था। उसके साथ था पृथ्वी OL और उसका दूसरा जीवन अब शुरू होने वाला था। चैप्टर 3, गलतियों का मजाकिया नाटक। कचहरी की ठंडी दीवारों के बीच 2 हस्ताक्षर हुए, 2 मोहरें लगी और 10 साल के रिश्ते को चंद मिनटों में बक्से में बंद कर दिया गया।
तलाक की कार्यवाही अविश्वसनीय रूप से तेज थी। ऐसा लगा मानो सरकारी दफ्तर ने आज ही तेज सेवा दिवस मना रखा हो। सुदीप्ति और सूर्यांश साथ आए, अलग लौटे, या यूं कहें, एक आगे निकल गई लाल एसयूवी में और दूसरा पीछे रह गया अपनी पुरानी स्कूटर पर। घर पहुंचते ही असली कहानी शुरू होती है। सूर्यांश ने दरवाजा बंद किया, सीधा अपने कमरे में गया और मन ही मन बोला, प्रकाश में विश्वास। धप, सिस्टम पैनल खुल गया। उसकी आंखें चौड़ी रह गईं। स्तर 1, 10/100, आघात मूल्य 300, भुगतान मूल्य 3 लाख, नहीं 30 लाख, और नीचे 2 नोटिफिकेशन चमक रहे थे। आपको आपकी पत्नी ने धोखा दिया, आघात मूल्य +200। आपका विक्रम जडेजा द्वारा अपमान किया गया, आघात मूल्य +100। सूर्यांश ने माथा पकड़ा। मतलब तलाक ने तो जैसे बोनस दे दिया। लेकिन तुरंत एक और विचार आया, यार जब कंपनी ने मुझे निकाला उस समय बहुत लोग मुंह बना रहे थे। काश तब सिस्टम चालू होता, मैं करोड़पति बन चुका होता। उसने अपनी हथेलियां रगड़ी। उसे पता था इतने अनुभव अंक खाली छोड़ना पाप है। उसने प्लस दबाया और पैनल बदल गया। स्तर 2, 100/1000, आघात मूल्य 210, भुगतान मूल्य 21 लाख। और तभी उसके शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। पहले हल्की खुजली, फिर गर्मी, फिर चुभन, और फिर पूरा शरीर जैसे अंदर से पिघलने लगा। उफ, ये क्या हो रहा है? कुछ ही सेकंड में वो बाथरूम की ओर भागा और आधा घंटा, जी हां, पूरा आधा घंटा वो वहां शुद्धिकरण में लगा रहा। बाहर निकलते ही वो सीधा शावर में कूद गया। झाग बनते गए, गंदगी उतरती गई। ऐसा लग रहा था कि वर्षों का तनाव, गरीबी की धूल और उदासी का मैल शरीर छोड़ रहा है। जब वो आईने के सामने आया, सन्नाटा। यकीन नहीं हुआ। वो खुद को घूरता रहा। क्या ये मैं हूं? उसका पिचका चेहरा, लटकती त्वचा, चर्बी के बोरे, डबल चिन, सारा जामिल, सब गायब। आईने में खड़ा आदमी एकदम 30 साल का, तेज जबड़ा, साफ त्वचा, थोड़ा सा घमंड वाला आकर्षक चेहरा, छरेरा शरीर और आंखों में वो चमक जो सालों से खो गई थी। वो खुद को देखते हुए बोला, अरे वाह, मैं तो फिर से हीरो बन गया। उसकी ताकत जैसे दोगुनी हो चुकी थी। उसे लगा कि वो अभी किसी बैल से हाथापाई कर ले, बस मजे के लिए। रात के 12 बजे बिस्तर पर लेटा हुआ वो पैनल में बचा 210 आघात मूल्य देख रहा था। अगला स्तर दूर था, तो उसने सोचा, चलो कैश आउट करके देखते हैं। उसने कैश आउट दबा दिया, आघात मूल्य 0, और उसी पल उसके फोन में संदेश आया, 2,10,00,000 आपके खाते में जमा हो गए हैं। वो उछलकर बैठ गया। 2,10,00,000, और पैसा किसी भारतीय बैंक में नहीं, एक अंतरराष्ट्रीय खाते में पड़ा था। सूर्यांश ने हंसते हुए कहा, विदेशों से पैसा कमाकर भारत में उड़ाना, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। उसके चेहरे पर कई सालों बाद एक सच्ची मुस्कान उभर आई। अगली दोपहर वो रियल एस्टेट एजेंसी गया। 8 करोड़ वाले फ्लैट को 7.5 करोड़ पर ऑनलाइन डाल दिया। शाम, कालपंथ बार, आधारपुर। सूर्यांश पहली बार पहुंचा था। उसकी आंखों में उत्सुकता थी, जैसे किसी गांव का लड़का पहली बार बड़े मेले में आया हो। वो 2 कारणों से आया था, जिंदगी को नए नजरिए से समझने और अनुभव मूल्य, बीट डाउन वैल्यू इकट्ठा करने। फोरम पर पढ़ा था, बार में हीरो पैदा होते हैं, बार में ही हीरो पिटते भी हैं। वो सोच रहा था, पाठक लोग तो इतने समझदार होते हैं, ये गलत थोड़ी बताएंगे। नियॉन लाइटें, तेज संगीत, डांस फ्लोर की उछलती भीड़, हर चीज उसे किसी दूसरी दुनिया में ले गई। उसे वो मशहूर लाइन याद आई, मुझे रोकना मत, समाज की गलतियां मुझ पर बरसने दो। वो काउंटर पर बैठा एक कॉकटेल मंगाया और आसपास नजरें दौड़ाने लगा। तभी एक मीठी आवाज, हैंडसम, ये सीट खाली है। सूर्यांश ने मुड़कर देखा। एक बेहद आकर्षक महिला, लंबे घुंघराले बाल, गहरी आंखें, बैंगनी चमकीला परिधान और ऐसी काया जिसके लिए इंटरनेट वाले कहते हैं, पतली डाली पर भारी फल। वो पास आई और उसके बगल में बैठ गई। पहले 2-3 ड्रिंक पिए, फिर बुदबुदाने लगी। सब पुरुष कमीने होते हैं, सूर्यांश ने सोचा। लगता है आज किसी का दिल टूटा है। और तभी 3 लड़के, जो बार में लड़कियां ढूंढकर चिपक जाने में विशेषज्ञ लगते थे, उस महिला को घसीटने लगे। वो आग बबूला हो गई, दूर हटो हरामियों। लेकिन वो नहीं रुके। सूर्यांश ने सोचा, मैं क्यों बीच में पड़ूं, ये रोज होता है, पुलिस का काम है। उसे उस महिला से कोई मतलब नहीं, लेकिन जिंदगी को उसकी सेटिंग्स बदलना पसंद है। मुसीबत खुद आकर उससे टकरा गई। महिला घबराकर इधर उधर देखा, उसकी नजर ठिठक गई, सीधे सूर्यांश पर। अगले ही पल वो दौड़ कर आई और उसके ऊपर गिर पड़ी। जानू, ये लोग मुझे तंग कर रहे हैं। सूर्यांश का दिमाग घूम गया। अबे ये क्या हो गया? लड़के घूर रहे थे।
और सूर्यांश उठकर उनके पास गया और पलक झपकते ही तीनों को जमीन पर चिट्टा कर दिया। एक युवक ने चिताया, अरे भागो, आज इनके बड़े लोग भी आए हैं। सूर्यांश ने चारों तरफ देखा। सचमुच कई लोग बढ़ने लगे थे। वो महिला का हाथ पकड़कर निकलने ही लगा, तभी सामने रास्ता भीड़ ने रोक लिया। तभी दूर से एक लड़की चिल्लाई, अंकल इधर। सूर्यांश ने देखा, जेके यूनिफॉर्म वाली एक किशोरी 2 चोटी झुलाती हुई हाथ हिला रही है। वो भागकर आई, उसका हाथ पकड़ा और तीनों एक अंधेरे पिछवाड़े की ओर भागते चले गए। सांसें फूल रही थीं, महिला लड़खड़ा रही थी। जैसे ही वो रुके, सूर्यांश ने उस लड़की को गौर से देखा। उसकी आवाज, उसकी हंसी, उसकी आंखें, और उसे याद आया, अरे ये तो वही त्रिलोकेश्वर तेजा वाली लड़की है। वो मुस्कुराई, अंकल अब पहचाना, कॉमिक उत्सव वाली मैं ही हूं। सूर्यांश सचमुच भावुक हो गया। उसने अपनी गर्दन से एक लटकन निकाला, शुद्ध सोने का त्रिलोकेश्वर तेजा। ये मेरा सौभाग्य चिन्ह है, मैं तुम्हें देना चाहता हूं। लड़की ने शर्माते हुए उसे ले लिया और अपना नाम उसके फोन में टाइप किया, सहस्त्रिका ली। उसने हाथ हिलाया और वापस बार की ओर लौट गई। अब उसकी बाह से चिपकी वो नशे में धुत महिला बेसुध पड़ी थी। सूर्यांश उसे पास के एक होटल ले गया, कमरा लिया और उसे बिस्तर पर रखा। वो जाने ही वाला था कि महिला की नरम आवाज गूंजी, पति मुझे मत छोड़ो। सूर्यांश पीछे पलटा, मैं तुम्हारा पति नहीं हूं। तभी उसका फोन बजा। महिला लड़खड़ाते हुए उठी और कॉल उठा ली। कहां हो तुम? मां कह रही है तुम घर नहीं आई। अभी घर आओ, अकेली बैठी है। महिला अचानक चिल्ला उठी, तुम खुद कब घर आते हो? तुम्हारी मां तो बस मेरा पीछा करती है। क्या इसलिए क्योंकि उनका बेटा खुद औरतों के साथ घूमता है? क्या डर है कि बहू भी कहीं मर्द ढूंढ ले? सूर्यांश ने आंखें गोल कर ली। ओ भाई, ये तो बहुत बड़ा ड्रामा है। वो आराम से सोफे पर बैठ गया, सिगरेट जलाई और शो देखने लगा। फोन के उस पार आदमी गुस्से में बौखला रहा था, तुम एक गरीब गांव की लड़की हो, घर कार कपड़े सब मैंने दिए हैं। और महिला रोकर बोली, अरे झूठे, तेरी पहली पत्नी की मौत के बाद जो संपत्ति मिली तू नहीं तो ठिकाने लगाई शराब जुए और औरतबाजी में। अब बस घर बचा है और 2 गाड़ियां। बीप बीप बीप। कॉल कट गई। महिला चुप होने लगी। सूर्यांश उसके पास गया, तुम्हारे पति का नाम क्या है? वो बोली, विक्रम जडेजा। सूर्यांश की आंखें फैल गईं। वो सिगरेट का लंबा कश लेकर मुस्कुराया, वो अभी मेरी बीवी के साथ घूम रहा है। महिला ने झट से कहा, अगर वो तुम्हारी बीवी से खेल रहा है तो तुम उसकी बीवी से खेलो। सूर्यांश का दिमाग एक पल के लिए हिल गया। वो उसे देखता रहा, उसका नशे में लाल चेहरा, उसकी उलझी सांसें, उसका झुकता हुआ शरीर, और अचानक उसे समझ आया, ये बात गलत भी नहीं है। उसने सिगरेट बुझाई, अपनी शर्ट उतारी और पल भर में वो बिस्तर पर कूद पड़ा और कमरे की लाइटें धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगी। सुबह की सुनहरी रोशनी होटल के विशाल कांच वाले झरोखों से छनकर कमरे में फैल रही थी। धूप कमरे के भीतर एक कोमल पीली चादर बिछा रही थी। हीटर चालू था, जिसकी वजह से कमरे में एक अजीब सी गर्म हवा तैर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे रात की सारी उथल-पुथल अभी भी दीवारों पर गूंज रही हो। फर्श पर बिखरे कपड़े, सोफे पर आधा गिरा दुपट्टा, झुके हुए सैंडल और उलझी चादर सब गवाही दे रहे थे कि रात ने दोनों को इंसान नहीं बल्कि 2 भटके हुए तूफान बना दिया था। चादर के नीचे 2 शरीर ऐसे उलझे थे जैसे बेलें एक दूसरे की गर्माहट में समा गई हों। धीरे धीरे सबसे पहले सूर्यांश देशमुख की आंखें खुली। उसने महसूस किया कि उसकी बाह सुन्न है। उसने देखा सौम्या तिवारी अपना सिर उसकी बाह पर टिकाए गहरी शांत निश्चल नींद में सो रही थी। सूर्यांश ने धीरे धीरे बाह बाहर निकाली और पल भर उसी जगह बैठकर उसे देखता रहा। सौम्या तिवारी सुबह की रोशनी में एक जीवंत प्रतिमा। उसका चेहरा रोशनी में ऐसा दमक रहा था जैसे प्रभात की पहली किरण किसी सफेद संगमरमर की मूर्ति पर पड़ गई हो। ऊंचा माथा, नर्म सा गाल, हल्की सी लालिमा और गुलाबी होंठ जो नींद में भी किसी रहस्य की तरह चमक रहे थे। उसकी पलकें लंबी थीं और धीरे धीरे कांप रही थीं, मानो किसी सपने से बाहर आने में झिझक हो रही हो। सूर्यांश ने मन ही मन सोचा, हे भगवान, इतनी सुंदर महिला और उसका पति है विक्रम जडेजा जैसा घटिया इंसान। जलन, दबी हुई खीज और एक कड़वी हंसी सब एक साथ उसके चेहरे पर उतर आए। घर में ऐसा फूल और बाहर जाकर जंगल में जंगली झाड़ियां तोड़ रहा है। पर उसी पल उसे याद आया, दुनिया में कितने पुरुष अपनी सुंदर पत्नी छोड़कर बाहर की दुनिया में भटकते हैं, और वो खुद भी।
वो भी तो उसी श्रेणी में आ चुका था। उसे अपनी ही रात की हरकतें याद आईं। वो पिघलता चला गया, गाल लाल हो गए। मैं भी अब उसी क्लब का सदस्य बन गया हूं। वो हंस पड़ा, एक हल्की कटीली हंसी। सौम्या की पलकें फड़खड़ाईं। वो जाग चुकी थी, लेकिन आंखें अभी बंद थीं। सूर्यांश को मजा आया। उसने चादर खींचकर उसे ढक दिया, मानो रात की उथल पुथल को सुबह की शर्म में लपेट दिया हो। वो बाथरूम में गया, लंबा शावर लिया और तौलिया बांधकर बाहर आया। अब सौम्या पूरी तरह तैयार खड़ी थी। उनकी नजरें मिली। हवा में कुछ क्षण के लिए वही पुरानी झिझक लहराई, मानो दोनों सच जानते हों पर बोलना न चाहते हों। सूर्यांश ने चाय बनाई, एक कप उसके सामने रखा। थोड़ा पी लो, होंठ सूख रहे हैं। सौम्या ने उसे घूरा। जिसने रात भर मुझे सुखा दिया, वो पूछ रहा है होंठ क्यों सूख गए। उसकी आंखें यही कह रही थीं, लेकिन वो चाय पी गई। एक ही बार में पूरा कप खत्म कर दिया। उसके चेहरे पर थकान थी, पर साथ ही एक कड़क सी सख्ती भी थी। वो मजबूत थी, जैसे तूफान झेलकर भी खड़ी रहने वाली स्त्री। सूर्यांश ने उसकी तरफ देखा और बोला, तुम उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत हो। तुम्हारा पति क्या सोचता है? सौम्या ने तुरंत जवाब दिया, और तुम उससे कहीं ज्यादा अच्छे दिखते हो। तुम्हारी पत्नी क्या सोचती थी? दोनों कुछ पल के लिए चुप हो गए। तभी सौम्या का फोन बजा। उसने बिना कुछ छिपाए फोन उठाया और पूरा कमरा उसकी घरेलू कठिनाइयों की आवाज से गूंज उठा। फोन पर उसका छोटा भाई था, घबराया हुआ। दीदी, मां को फिर अस्पताल में भर्ती करना पड़ा, पैसे चाहिए। मेरी गर्लफ्रेंड घर कार वरना ब्रेकअप कर देगी। पैसे भेज दो। बार बार वही शब्द, पैसे भेजो। सौम्या का चेहरा ठंडा हो गया, बहुत ठंडा। वो बोली, तूने मां को इतना गुस्सा दिलाया कि वो अस्पताल पहुंच गई। भाई बोला, नहीं दीदी, डॉक्टर कह रहे हैं अंग अस्वीकार कर रहा है, मैं मां को क्यों दुख दूंगा। सौम्या ने उसकी बात काट दी, तू बस मां के पास रहे, मैं पैसे का इंतजाम करूंगी। फोन रखते ही वो टूट गई, जैसे कोई मजबूत पहाड़ अचानक दरक गया हो। वो बिस्तर पर बैठकर रोने लगी, धीमे पर टूटते हुए। सूर्यांश ने उसे देखा और उसका दिल किसी पुराने दर्द से चीर गया। वो उसके पास गया, धीरे से उसके सिर पर हाथ रखा और पूछा, कितना चाहिए? मैं दे दूंगा। सौम्या ने आंसू पोंछे और उसकी आंखों में ठंडा सा व्यंग्य उभरा। तुम मुझे पैसे क्यों दोगे? तुम मेरे क्या रखते हो? सूर्यांश ने कुछ नहीं कहा, शब्द बेकार थे। उसने उसका फोन उठाया, खुद का कॉन्टैक्ट सेव किया और उसी समय 2 लाख रुपए उसके खाते में भेज दिए। पहले मां के ऑपरेशन में लगा दो, और चाहिए तो बताना। सौम्या स्तब्ध रह गई, आंखें फैल गईं। कुछ सेकंड बाद वो बोली, मैं अपने पति से तलाक नहीं लेने वाली। सूर्यांश शांत बोला, मैंने कब कहा कि लो? सौम्या ने गुस्से में कहा, तो तुमको क्या है? तुमको पराई औरतें पसंद है क्या? तुम पुरुष सब एक जैसे हो। उसका चेहरा लाल हो चुका था। वो तेजी से उठी और कमरे से बाहर निकल गई। सूर्यांश कुछ क्षण वहीं खड़ा रहा, फिर खुद से बोला, क्या मैं सच में वैसा आदमी बन चुका हूं? होटल से निकला ही था कि उसका फोन बजा। उसकी शिष्या थी। सर, मुझे पता चला आप नौकरी छोड़ गए। कल मैं लौट रही हूं, आपको डिनर पर ले चलूंगी। सूर्यांश का दिल थोड़ा गुनगुना हुआ। 10 साल में बस यही एक इंसान था जिसने उसे फोन किया। अब उसका अगला सपना एक गाड़ी खरीदना। 15 करोड़ की रकम जेब में। सूर्यांश बिल्कुल अलग ही मूड में था। वो कई शोरूम घूम रहा था। आखिर में पहुंचा रुद्र वाहन केंद्र, और वहीं नियति ने फिर चाल चली। अचानक हर तरफ आवाजें उठी, स्वागत है अधीक्षक विक्रम सर। सूर्यांश मुड़ा और देखा विक्रम जडेजा और उसकी बांह पकड़कर चलती सुदीप्ति। विक्रम ने सूर्यांश को देखा, चेहरे पर वही पुरानी तीखी मुस्कान चढ़ गई। अरे वाह सूर्यांश, तू भी कार लेने आया है? सूर्यांश बोला, हम जैसे गरीब लोग स्कूटर भी मुश्किल से खरीदते हैं। आप बड़े आदमी हैं, हम रास्ते से हट जाते हैं। ये बात सुनकर विक्रम का चेहरा ऐसे तड़प उठा जैसे किसी ने उसकी पुरानी चोट पर जोर से घूंसा मारा हो, क्योंकि कुछ ही दिनों पहले इसी डीलरशिप पर एक कांड हुआ था। एक ग्राहक को गरीब कहकर अपमानित किया गया था और इसकी वजह से विक्रम को भारी मुआवजा देना पड़ा था। सूर्यांश ने अनजाने में ही सीधा उसी जख्म पर वार कर दिया था। विक्रम खींच गया। उसने सुदीप्ति की कमर से हाथ सरकाकर उसके नितंब पर दबाया और बोला, तेरी बीवी अभी भी शानदार है। पैनल चमका। आपका विक्रम द्वारा अपमान किया गया, आघात मूल्य +100।
सूर्यांश मुस्कुरा दिया। कितनी प्यारी मुस्कान थी वो, एकदम दैवी, शैतानी, विजयी। वो बोला, और तुम्हारी पत्नी, वो भी बहुत शानदार है। और वो मुड़कर चला गया। विक्रम स्तब्ध रह गया, कुछ समझ नहीं पाया। मेरी पत्नी? सौम्या घर से बाहर नहीं निकलती, उसे कैसे जानता है ये? उसे नहीं पता था कि ये सवाल नहीं, उसकी बर्बादी की शुरुआत थी।